ये सबसे पहले आपको खबर बताते हैं चमोली की। चमोली में भारत चीन सीमा पर स्थित नीति मलारी नेशनल हाईवे बंद है इस समय। यहां पर भारी बर्फबारी हुई है। इसके बाद 30 फीट लंबे लंबे ग्लेशियर टूटकर सड़क पर आए हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें उन्हीं ग्लेशियर्स के टुकड़ों की। आप साफ देख सकते हैं इस वीडियो में साफ सफाई का काम यहाँ पर बीआरओ की मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन समय लगेगा रोड को साफ करने में। आप बर्फबारी की मोटी चादर देख सकते हैं इस समय सड़कों के ऊपर। बर्फ के बीच में आप ये भी देखेंगे किस तरह से नेशनल हाईवे पूरा दब गया है। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां आपको बर्फ नजर आ रही है। बीआरओ सड़क खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन रोड को खोलने में वक्त लगेगा। राहत की बात यहाँ पर यह है कि पहाड़ों में आज मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। तो यदि बर्फबारी आज नहीं होती है तो जल्द ही सड़क से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में लिए चलते हैं आपको, जहां पर बर्फबारी के चलते आवाजाही पूरी तरह से बंद है। इन इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हैं। दारमा और व्यास घाटी के रास्ते आप देखेंगे भारी बर्फ यहां पर गिर रखी है। दोनों घाटियों को जोड़ने वाले रास्ते अभी तक नहीं खुल पाए हैं, क्योंकि यहां से बर्फ हटाने का काम चल रहा है और इस काम को करने में समय लगेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल हो रहा है, हालात खराब हो गए हैं। प्रशासन ने बीआरओ और पीडब्ल्यूडी को सड़कों को खोलने का हर संभव प्रयास करने के लिए कहा है। साथ ही समय पर इस काम को करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हो रही है उस समय अपने मजदूरों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रबंध करें। एक दूसरा, जो उन क्षेत्र में जो गांव में या अन्य जगहों पर जो लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए शीघ्रता से जो रोड ओपनिंग का कार्य है जब मौसम खुलता है उस समय करें। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी आपको लिए चलेंगे, जहां पर बीते दिनों भारी बर्फबारी हुई है और इसी वजह से यहां की सड़कें, पैदल रास्ते बंद पड़े हैं। ऐसे हालात आपने शायद ही कभी पहले देखे होंगे, लेकिन यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको हर साल इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर इस वक्त में ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये आसपास के लोग, गांव के लोग, जिनको आवाजाही में खास दिक्कत होती है। कई कई किलोमीटर लंबा सफर पैदल तय करना पड़ता है और अब इस समय जहां पर भारी बर्फ गिर रखी है तो बहुत ही संकीर्ण से रास्ते को, ये जो कि बर्फ से पूरा ढका हुआ है, उसको पार करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर ना कोई पुल है और ना कोई और वैकल्पिक रास्ता जिससे ये अपने घर को जा सके। तो आप कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक ये तरीका ग्रामीणों के लिए है अपने घर तक जाने का। ये रास्ता फिलहाल इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे ही घर जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड का दौरा है। इस पर आप बड़ी जानकारी ले लीजिए कि यहां मुखबा में पहली बार आ रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी मां गंगा के दर्शन करेंगे, यहां पूजन करेंगे मां गंगा का। पीएम मोदी हर्षिल जाएंगे, पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय लोग बहुत खुश हैं। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के मुखबा दौरे के बाद यहां पर पर्यटन को पंख लग जाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुखबा से शीतकालीन यात्रा को संदेश दिया जाएगा। पीएम मोदी के आने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों को पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद उनके इलाके में विकास होगा और पर्यटन कारोबार बेहतर होने लगेगा। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेके जो बगोरी गांव है, जो हर्षिल क्षेत्र है, पूरी तरह से उत्साहित है और इस समय ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है। इनसे ही हम जानना चाहेंगे, पीएम का दौरा है, किस तरह से देख रहे हो आप सब इसको? ये पीएम के दौरे को सबसे पहले हम पूरे क्षेत्र को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, जिससे हमारे इलाका में माननीय मोदी जी आ रहे हैं और पहले भी 2018 में भी आए थे। उन्होंने गाँव वालों के साथ दीपावली मनाया था। उसके बाद अभी फिर आ रहे हैं और इससे हमारे पर्यटन को बहुत लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा, जिससे हमारे जो सदियों से लोगों का बेरोजगारी दूर होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर्षिल बगोरी भ्रमण पर आ रहे हैं, जिससे तमाम ट्राइबल, जितने भी ट्राइबल हैं, जनजातीय लोग हैं, उनमें बहुत उत्साह है और बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने
जनजाति लोगों को देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। पिछले 60 दशकों में बिरसा मुंडा को कोई जानता नहीं था। अब बिरसा मुंडा की जो है जयंती मनाई जाती है। आदिवासी क्षेत्र के एक महान नेता थे और यहाँ पूरे क्षेत्र में ढूंढा, बगोरी, हरसिल, टपनौर पट्टी में ग्रामीणों में बहुत उत्साह है। मोदी जी के आने से यहाँ का विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 8 गांव जो बॉर्डर के हैं टकनौर के, बहुत ही खुश हैं हम लोग और बहुत ही भाग्यवान है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो है हमारे टकनौर बॉर्डर पे गाँव पे आ रहे हैं। 8 गांव में जो है, और ये सर्दियों का जो ये यात्रा का जो उन्होंने ये शुरू कार्य किया है विंटर यात्रा का, और जनजाति ग्राम के लिए भी वो जो है होम स्टे हो गया, बागवानी हो गया, हर चीज़ के लिए जो है हम 8 गांव जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी के दौरे को हम इस रूप में देखते हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति ग्राम सभा बगोरी को चुना है और बहुत खुशी का और हर्ष उल्लास की बात है कि वो हमारे बगोरी में हरसिल में आ रहे हैं। और शायद उन्होंने जो ये गांव चुना है तो कुछ विकास के लिए ही चुना, और जनता में या हमारे दिल में ये उमंग भी है कि ये जरूर ही कुछ विकास कार्य होंगे। उत्साहित है, उत्साह में लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी देश की जो पीएम है उनके पहुंचने का, और उत्साहित सभी नजर आ रहे हैं। प्रवीण कुमार, न्यूज 18, बगोरी गाँव, उत्तरकाशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों ने खास तैयारी की है। पीएम के स्वागत के लिए ग्रामीणों ने पारंपरिक परिधान तैयार किए हैं। इनमें भेड़ की ऊन के कपड़े हैं, बंद गले का कोट है, पजामा है, पहाड़ी टोपी शामिल है। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री को शीतकालीन यात्रा के दौरान भोटिया और किन्नौरी जनजाति के तैयार किए गए स्थानीय उत्पाद भेंट की योजना बनाई है। तो ये भेंट किए जाएंगे पीएम मोदी को सारी चीज़ें। पीएम मोदी मुगबा में पारंपरिक परिधान पहनकर मां गंगा का पूजा अर्चन करेंगे। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुगबा में तीर्थ पुरोहित इसी परिधान में पूजा करते हैं जो पीएम मोदी को भेंट की जाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में पधार रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ, इसमें ऐसा कि ये जो पोशाक है मिर्जाई, ये मैंने बचपन में देखा था कि पुराने लोग इसको पहनते थे, तो अब बीच बीच में ये विलुप्त के कगार पर आ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पुरानी जो पहचान है पहाड़ की उसको फिर उजागर करूं और मैं प्रधानमंत्री जी को भेंट कर पाऊं, और ताकि इसका प्रचार प्रसार हो और लोग फिर अपने पुरानी कल्चर या पद्धति शैली को अपनाएं। वहीं बीजेपी भी पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी का मुकबा हर्षिल दौरा वहां के विकास के लिए वरदान साबित होगा। भव्यतम कार्यक्रम जहां उत्तराखंड की इस यात्रा को, जिसको शीतकालीन यात्रा के रूप में हम लोग प्रसारित कर रहे हैं, उसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। और मोदी जी जिस क्षेत्र में भी जाते हैं उत्तराखंड के, वो उस क्षेत्र के लिए उनका दौरा वरदान सिद्ध होता है। तो भविष्य के अंदर हमारे यात्रियों की संख्या बढ़े और शीतकालीन यात्रा भी हमारी व्यवस्थित हो, और माँ गंगा के उद्गम स्थल में जाकर प्रधानमंत्री जी एक मैसेज पूरे देश को, दुनिया को देने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को रुड़की के दौरे पर रहे और यहां पर सीएम धामी ने विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है। सीएम ने कहा कि 4 धाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सरकार इस बार यात्रा को सफल बनाने में जुटी हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है, आज भारत लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में उत्तराखंड भी आज, चाहे SDG इंडेक्स हो या विकास की दर कम होनी हो या नवाचार करने हो या अभी राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर आयोजन हो, ऐसे अनेक प्रकार के आयोजनों से लगातार आज देवभूमि आगे बढ़ रही है। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने SDRF के जवानों का सम्मान किया है। प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले जवानों को सीएम ने सम्मानित किया है। सीएम धामी ने कहा है कि प्रयागराज में हुए महाकुंभ में हमारे राज्य के SDRF के जवानों की अहम भूमिका रही।
इसके लिए मैं उन्हें सम्मानित करता हूं। सीएम धामी ने कहा है कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवान हमेशा तैयार रहते हैं। सीएम आवास में एक कार्यक्रम हुआ जहां पर जवानों को सम्मानित किया गया। मैं सबसे पहले तो आप सबका, आप सबने इतनी शानदार भूमिका का वहाँ पर निर्वहन किया है और मैंने वहाँ जाकर स्वयं देखा। बहुत ही परिश्रम, बहुत अच्छा स्किल और बहुत संवेदनशीलता से आपने अपनी ड्यूटी वहाँ पर निभाई और ड्यूटी के साथ साथ ड्यूटी करने के अतिरिक्त जो अतिरिक्त संवेदनशीलता से आपने काम किया, ये बड़ा खुशी का विषय है कि आप सबकी प्रशंसा जहां उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी करी और जो लोग गए उन्होंने भी करी। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य का ये एसडीआरएफ की पूरी टीम, हमारे पुलिस के लोग शानदार काम करके वहां से लौटे हैं और आप सबको यहाँ पर सम्मानित करने का शुभ अवसर मुझे मिल रहा है। राज्य में जल्द ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं। नैनीताल जिले में पंचायत चुनाव से पहले ही प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो पहले से वोटर हैं वो 15 मार्च तक अपना नाम वोटिंग लिस्ट में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की वेबसाइट पर ऑनलाइन इसको करा गया है प्रक्रिया को। अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप अपना नाम बीएलओ को देकर वोटर बन सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर अभी मतदाता सूची का और परिसीमन इत्यादि का जो काम है वो फिनिश हो गया है और उसमें दावे आपत्ति वगैरह के निस्तारण भी हो गए हैं। कई बार उसको वेरीफाई भी किया गया है। इसके साथ बूथों का सत्यापन है, सामग्री की जो प्रोक्योरमेंट है, ये जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम है वो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। मार्च का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में बिजली, पानी और नगर निगम जैसे सरकारी विभाग अपना बकाया वसूलने में अब लगे हुए हैं। आम जनता से वसूली के लिए बिजली पानी काटने से पहले आरसी काटने तक का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन विभागों का अब जो वश इनको अपने में करा जाएगा, साथी विभागों पर इनका नहीं चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। जल संस्थान की ये लिस्ट हल्द्वानी में मौजूद उन सरकारी विभागों की है जिन्होंने सालों से बिजली और पानी का बिल चुकता नहीं किया और अब इनसे वसूली की ये लिस्ट तैयार है। सरकारी विभागों का अकेले जल संस्थान का ही 8 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। मुख्यतः हमारे इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इसका 21 विभाग है यहाँ पर, जिनमें 8 करोड़ 58 लाख का बकाया है। इसमें वन निगम हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, नगर निगम हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, इनका बकाया चला जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि इन 21 सरकारी देनदारों की लिस्ट में शिक्षा, पुलिस, वन, नगर निगम, रेशम, जिला प्रशासन जैसे विभाग शामिल हैं। हालांकि सरकारी विभाग बिल चुकता न कर पाने की अपनी मजबूरी गिना रहे हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश की है कि हमारा अधिक बकाया किन किन जगह पर है। तो बिजली और पानी का हमारे पास काफ़ी बकाया निकला जो हमें जमा करना है और इसका मेन कारण ये है कि नगर निगम की इस समय खुद जो हमारी आय है उसमें कई लोगों के हमारे पास देनदारी है, हमारी आय से प्रभावित हो रही है। लोगों ने टैक्स अपने जमा नहीं किए हैं, आरसी उसमें काटी गई है। तो ये धनराशि जैसे ही हमें अवेलेबल होती है उसके सापेक्ष हम इन विभागों को भुगतान करेंगे अपना जो हमारा बकाया है। जाहिर है विभागों का टारगेट 31 मार्च तक बकाया वसूली का है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जनता को छोटे छोटे बिलों के लिए तरह तरह से परेशान करने, जेल डालने की धमकी देने वाले ये विभाग क्या सरकारी विभागों से अपने करोड़ों रुपए की वसूली कर पाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बढ़ते आगे आपको बताते हैं, देहरादून नगर निगम में हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। यही नहीं, बड़ी बड़ी रकम के बकायेदारे और यहां तक कि सरकारी संस्थानों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। 31 मार्च तक हाउस टैक्स का बकाया नहीं चुकाया गया तो कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। बड़े बकायेदारों की बात की जाए तो इस सर्वे ऑफ इंडिया जिस पर 4 करोड़, देहरादून FRI पर 2 करोड़, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पर 1 करोड़
और कई और संस्थानों पर करोड़ों का बकाया है, वो चुकाना जरूरी होगा और इस पर टारगेट है नगर निगम का करीब 60 करोड़ की वसूली की जाएगी। पर हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिल इसमें सेंड कर रहे हैं और इसके बाद ऐसी प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनसे जो है टैक्स नहीं आ रहा है और इसके लिए हम लोगों ने 4 टीमें बनाई है जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इनसे तकाजा कर रही हैं, टैक्स वसूलने के लिए वसूली की कार्रवाई कर रही हैं और इसी क्रम में इनके बाद जो है इनको डिमांड नोटिस जारी किया। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर सरकारी विभागों पर ऊर्जा निगम का 6 करोड़ से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया है, जिसमें सबसे ज्यादा नगर निगम पर 4 करोड़ का बकाया है। जीबी पंत हिमालय संस्थान पर 40 लाख और स्वास्थ्य विभाग पर 18 लाख का बिल बकाया है। मानसखंड विज्ञान केंद्र पर भी 2 लाख से ज्यादा का बकाया है। अभी जानकारी इनको दे दी गई है, नोटिस भी हाथ में थमा दिया गया है। बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिए जाएंगे। सारे विभागों में अमूमन हमारा जो है बकाया है कुल मिला के 6 करोड़ 63 लाख का, जिसमें से सबसे अधिक नगर निगम का है स्ट्रीट लाइट का 4 करोड़ 40 लाख का। शेष अलग कुछ विभागों में हेल्थ का भी है, हेल्थ में लगभग 18 लाख है और जीबी पंत में भी है, कुल मिला के 40 लाख है। ऐसे ऐसे करके हर विभागों में है, तो हम उनसे पर्सनली भी बात कर रहे हैं और विभाग द्वारा नोटिस भी प्रेषित किया गया है। राजधानी देहरादून में जमीनों से जुड़े हुए घोटाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 3 महीनों में लैंड फ्रॉड के 368 मामले एसआईटी के पास पहुंचे, जिनमें से जांच के 2 चरण पूरे होने के बाद 110 मामलों पर मुकदमे दर्ज करने के लिए पुलिस को ये मामले सौंप दिए गए हैं। बाकी मामलों की जांच जारी है और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई होगी। या तो दोनों एसआईटी ने जो काम किया वो लगभग हमारे पास 378 प्रकरण आए, जिसमें हमने पहले वाले मामलों में 97 और दूसरे वाले में 13 प्रकरणों में एफआईआर लॉन्च करने के लिए भेजा और जिसमें लगभग 61 मामलों में एफआईआर लॉन्च होकर जांच की कार्रवाई गतिमान है और बाकी भी शीघ्र ही वो हो जाएगी, क्योंकि हम लोग निकट संपर्क में हैं एसएसपी देहरादून। उधर उत्तराखंड के भू कानूनों में किए गए बदलाव में प्रदेश के 2 मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर को जमीन खरीद फरोख्त के नियमों में छूट दी गई है, जिसके बाद से हरिद्वार के अलग अलग वर्गों में सरकार के फैसले को लेकर एक नई बहस चल पड़ी है। प्रदेश में लंबे समय से भू कानून की मांग चलती आ रही थी। हाल ही में खत्म हुए बजट सत्र में विधानसभा में मौजूदा भू कानून में संशोधन किया गया है, जिसके तहत बाहरी राज्य के लोगों को प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बाहर के लोग बिना प्रतिबंधों के जमीन खरीद सकेंगे। हरिद्वार में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित है और सरकार भी यहाँ उद्योगों को विस्तार देना चाहती है। लिहाजा हरिद्वार के मौजूदा उद्यमी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि इससे उद्योगों में विस्तार होगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हरिद्वार उधम सिंह नगर न केवल उत्तराखंड बल्कि नॉर्थ इंडिया के बड़े औद्योगिक जिलों में इनकी शुमार है। यहाँ पे देश और विदेश के बड़े उद्योग यहाँ मौजूद हैं। इन 2 जिलों को लिए विशेष व्यवस्था बनाने से उद्योगों के विकास में, पुराने उद्योगों की एक्सपेंशन में और नए उद्योग आने में की नीति में ठीक होगा और उनके लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और राज्य आंदोलनकारी सरकार के फैसले को जिले के साथ द्वेषपूर्ण रवैया बता रहे हैं। इस वर्ग का मानना है कि हरिद्वार में बाहरी लोगों से जमीन को संरक्षित किए जाने की जरूरत है। यहाँ कुछ बड़े नौकरशाहों से साठगांठ कर बाहरी राज्यों के लोग बड़े पैमाने पर भूमि पर कब्जे जमा रहे हैं। यह राज्य के साथ द्वेष भावना है और यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित इस दृष्टि से भी होता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने यहाँ पर जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट व्यावसायिक दृष्टि से किया हुआ है, वह इसको अलग रखना चाहते हैं, ताकि वह नियम
जनता की मांग पर जिस प्रकार के कड़े भू कानून के लिए प्रेशर दिया जा रहा था सरकार पे, वह उस चीज़ से दूर रहें और वह अपना प्रॉफिट, अपना व्यवसाय, अपना अवैध धंधा इन जनपदों में करते रहें। हरिद्वार में हजारों की तादाद में कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियां संचालित होती है। सरकार के द्वारा कराए गए इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट में भी हरिद्वार में नए इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव सरकार को मिले थे। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उद्यमी प्रोत्साहित हो, इसके लिए सरकार भी इन जिलों में भू कानूनों की सख्ती करने से गुरेज कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। अगली खबर रामनगर से है, जहां पर अवैध खनन की एक हैरान भरी तस्वीर सामने आई। यहां कोसी नदी की प्रबंधित क्षेत्र में नदी में अवैध खनन होता हुआ देखा गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि मोहान के पास में कोसी नदी में खनन हो रहा था। जानकारी मिलने के बाद यहां पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कोसी नदी में लगातार अवैध खनन जो चल रहा है, मशीनों को नदी में ले जाकर खनन किया जा रहा है, वो भी खुलेआम, जो कि नियमों का खुलेआम उल्लंघन है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अवैध खनन की ये तस्वीरें, जिसमें आप देखेंगे कि नियमों को ताक पर रखकर ये खनन किया जा रहा है। अब इसकी जानकारी दे दी गई है, जिसके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। उधर ऋषिकेश के गंगा तट पर देश विदेश के योगा गुरु और साधक 7 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल में अपनी अपनी योग कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और योगा का जादू विदेशी योग साधकों पर, युवाओं पर सिर चढ़कर बोल रहा है। So I was very happy to participate and to learn some new things. And Ayurveda is like, so abundant with various knowledge. So I'm very happy to be able to, soak in that knowledge. सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में रंगों के त्योहार होली का रंग अभी से जमने लगा है। महिलाएं बैठकी और खड़ी होली के गायन कर रही हैं। हर तरफ होली की उमंग देखी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा इन दिनों होली के खुमार में है। महिलाओं की बैठकी और खड़ी होली की हर तरफ धूम है। इसके साथ ही महिलाएं स्वांग के जरिए समाज की कुरीतियों पर भी निशाना साध रही हैं। मैं महिलाएं अपने घरों से निकल के आई और हर्षोल्लास के साथ उन्होंने इस पर्व को बना रही हैं, काफ़ी उमंग के साथ इस त्यौहार को बना रही हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे त्यौहार हैं वो सब महिलाओं ने संजो के रखे हैं और खासकर अल्मोड़ा इसके लिए एक विशेष रूप से जाना जाता है। और महिलाएं अपने घरों से निकली हैं, आज बाहर आई हैं और जो खड़ी होली है, बैठकी होली है और होली गायन करके अपनी प्रतिभा को भी वो करती हैं और दूसरा त्यौहार को भी एक रूप से यहाँ पर वो संजो के रखती हैं। रोजगार की तलाश में मैदान गए युवा भी होली के त्योहारों में अपने घरों को लौटने लगे हैं। जो 15 मार्च तक होली का आनंद लेंगे। पहाड़ों में होली कई रागों और रसों में गाई जाती है। वहीं लोग पहाड़ की संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अल्मोड़े की होली और अल्मोड़े की संस्कृति तो दूर दूर तक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे बैठकी होली और खड़ी होली महिलाओं में बहुत ही लोकप्रिय है और जो आदमी लोग हैं जो हैं वो भी गाते हैं, लेकिन औरतों में इस चीज़ को लेकर, होली को लेकर उल्लास ज़्यादा होता है। शायद इसी कारण होली से काफ़ी दिन पहले ही यहाँ पर होली की शुरुआत हो जाती है। पहाड़ पर होली का रंग जमने लगा है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी होली महोत्सव का मजा ले रहे हैं और हर तरफ होली की रंगत देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और वहीं आपको बताएं, कॉबर टाइगर रिजर्व वन्य जीव और जलीय जीवों को महफूज यहाँ पर रखने के लिए हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ पर अब मगरमच्छ और घड़ियालों की संख्या बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है। दरअसल रामगंगा नदी के किनारे सर्पदुल्ली रेंज के गेरल में घड़ियाल रेत में
अंडे देते हैं, लेकिन इनके अंडों को मांसाहारी पक्षी नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में अब यहां रेत को ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करके सैंड बैंक बनाया जाएगा, जिससे उनके अंडे छिपे रहें और उनमें अधिक संख्या में बच्चे निकल सकें। स्थल के और भी ज्यादा इसके संरक्षण के लिए सैंड बैंक्स बनाए जाने की योजना है, और जो उसमें स्टीप स्लोप्स हैं उनको थोड़ा सा ठीक किया जाएगा, ताकि अभी क्या क्रोकोडाइल्स का जो अभी सर्वाइव परसेंटेज है, घड़ियाल का सर्वाइवल परसेंटेज है 2% है, तो इसको हम कहीं ना कहीं बढ़ाकर 4% करने की हमारी थीम है।